मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर पुनः अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा देश इजराइल, जिससे दुनिया के सारे शक्तिशाली देश दोस्ती करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे राज्य गुजरात से भी छोटा देश, कम जनसंख्या वाला देश इजराइल इतना ताकतवर है, जिसके चलते दुश्मन उससे कांपते हैं और पूरी दुनिया के देश इजराइल की ताकत का लोहा मानते हैं। आज चर्चा करेंगे संक्षिप्त वीडियो में इसी पर। मित्रों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद भी आएगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ब्रिटिश जो थे, इंग्लैंड के लोग, जिसको आज आप यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड बोला जाता था पहले। ब्रिटिश सिर्फ भारत पर ही शासन नहीं करते थे। यह साम्राज्यवादी देश था जिसने अपना साम्राज्य एक वक्त में पूरी दुनिया पर फैला लिया था। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि पहले फिलिस्तीन ही एक देश था। इजराइल का जन्म फिलिस्तीन के बाद हुआ है। फिलिस्तीन बहुत पुराना देश है। रोमन काल से ही फिलिस्तीन का नाम और इसकी कहानियां, इसके चर्चे आपको इतिहास में इतिहासकारों द्वारा दिखेंगे किताबों में। तो फिलिस्तीन बहुत पुराना देश है जिस पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे। ब्रिटिश शासन फिलिस्तीन में भी था। हिंदुस्तान में भी ब्रिटिश शासन था। मित्रों, जब अंग्रेज हिंदुस्तान से जाने लगे मित्रों, तो उन्होंने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था। सबों को पता है, एक टुकड़ा भारत और धर्म के आधार पर, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से वो पूरी दुनिया पर शासन करते थे। जब उन्होंने फिलिस्तीन को आजाद किया मित्रों, जब फिलिस्तीन से जाने लगे, उन्होंने फिलिस्तीन को भी दो टुकड़ों में बांट दिया, एक फिलिस्तीन और दूसरा टुकड़ा इजराइल। यहूदियों के नाम पर, यहूदी धर्म के नाम पर एक अलग टुकड़ा बनाकर ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर आज तक लड़ाइयां और आतंकवादी घटनाएं होते रहते हैं, ठीक उसी तरह ब्रिटिश फिलिस्तीन से तो चले गए, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल को बांट दिया और कुछ हिस्से के चलते आज तक इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यही इतिहास है मित्रों। मोटा मोटी आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को, कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के झगड़े की वजह ठीक वैसी ही है जैसी भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए एक दूसरे पर बोलते हैं। पाकिस्तान का गलत दावा है, ये हम लोगों का कहना है। पाकिस्तान कहता है हम सही हैं। ठीक उसी तरह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो यरूशलेम में कुछ इलाके हैं जहां पर मस्जिदें हैं, और एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम आपको बताऊं मित्रों, अल अक्सा मस्जिद बोला जाता है। बहुत मुकद्दस जगह है इस्लाम में, और कहा गया है, मुकद्दस का मतलब पवित्र होता है मित्रों, कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो इसी जगह से, यरूशलेम में जो अभी इजराइल में है, जन्नत के लिए निकले थे। यहीं से प्रस्थान किया था उन्होंने, जन्नत के लिए गए थे। तो ये इस्लाम धर्म में इस मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा मस्जिद को माना गया है, जो यरूशलेम में स्थित है। ठीक उसी जगह पर यहूदियों का कहना है कि हमारे भी ईश्वर का इतिहास है, हमारे भी ईश्वर, और ईसाइयों का, कि ईसा मसीह को वहीं पर सूली पर चढ़ाया था यहूदियों ने, इसलिए ये जगह हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। इसी को लेकर विवाद है मित्रों। ये जगह इजराइल ने अपनी ताकत से अपने कब्जे में कर रखा था, जिस पर फिलिस्तीन और उसके सहयोगी कई मुस्लिम देश अभी तक 4 दफे करीब इजराइल पर आक्रमण कर चुके हैं, लेकिन हर बार इजराइल ने
हराया है और अपना कब्जा कायम रखा। लेकिन 1997 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद इस 35 एकड़ का जो ये क्षेत्र है जो विवादित है मित्रों, सोच कर देखो आप, पूरी दुनिया का आधा हिस्सा सिर्फ 35 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहा है, जहां ये अल अक्सा मस्जिद भी है, जहां यहूदी और ईसाइयों का भी कहना है कि हमारे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ये वही जगह है, ये हमें चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र ने अपने अधीन कर ली। दुनिया भर के दबाव के चलते इजराइल को अपना कब्जा वहां से छोड़ना पड़ा और संयुक्त राष्ट्र उसको कब्जा में कर ली। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर भैया मेंटेनेंस, रख रखाव, देख रेख करने के लिए किसी देश को तो देना पड़ता, संयुक्त राष्ट्र को। तो उसने तीसरा देश जॉर्डन है, उसको ये जिम्मेवारी दे दी संयुक्त राष्ट्र ने कि आप इस जगह की, इस 35 एकड़ भूमि की देखभाल, रख रखाव करेंगे। अभी तक यही चलता आया है मित्रों। इसी बीच फिलिस्तीन के कुछ उग्रवादी किस्म के लोगों में, उग्रवादी का मतलब होता है मित्रों जो लड़ाके किस्म के होते थे, मुसलमानों में जो अपने धर्म के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार, ऐसे कुछ लोगों ने फिलिस्तीन में बगावत की और फिलिस्तीन के एक छोटे से इलाके जिसको गाजा कहा गया, गाजा शहर है और वो भूमध्य सागर से सटा हुआ 10 किलोमीटर लंबा इलाका है, इसलिए उसको गाजा पट्टी बोलते हैं मित्रों। गाजा पट्टी पर उन लोगों ने जो उग्र स्वभाव के थे, उन लोगों ने कब्जा किया, अपना एक संगठन बनाया 1987 में जिसका नाम हमास रखा और गाजा पट्टी पर शासन कर लिया, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 14 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का ये इलाका, करीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको आप नोएडा का क्षेत्रफल जितना है उतना ही गाजा पट्टी का क्षेत्रफल है और इस पर हमास का शासन हो गया। ये फिलिस्तीन के ही लोग थे लेकिन इन्होंने अलग शासन व्यवस्था कायम कर ली। ये फिलिस्तीन से हटकर क्षेत्र है और ये 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ था, एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस पर भी गाजा पर पहले इजराइल का ही कब्जा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव में इजराइल ने इसको मुक्त किया और हमास इस पर शासन करने लगा। गाहे बगाहे हमास इजराइल में हमले करवाना, आतंकी गतिविधियां करवाना करते रहता था, जिसका जवाब इजराइल भी अपने सैनिकों के जरिए, अपने एयरफोर्स के जरिए, ये भी हमला दोनों तरफ से होते रहते थे छोटे मोटे। लेकिन इधर 7 अक्टूबर को इसी गाजा पट्टी में रहने वाले हमास संगठन के लोगों ने जो करीब 1 साल से प्लान करके जिस तरह का खौफनाक, बर्बर और क्रूर हमला किया मित्रों, इससे हमास की छवि पूरी दुनिया में ISIS के आतंकियों जैसी हो गई और इसे आतंकी संगठन वो भी कहने लगे जो इनको एक इस्लामी संगठन मानते थे मित्रों। इसको हमास को 1997 में ही अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के भी सभी देशों ने हमास को आतंकी संगठन माना, लेकिन सभी मुस्लिम देश हमास को एक संगठन मानते थे, इस्लामी संगठन जो कि अपने हक और वजूद के लिए लड़ रहा था। खैर, ये अलग बात है। फिलिस्तीन को अब अलग कर देते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला अलग हो गया। अभी हमास और इजराइल की बात करेंगे मित्रों। हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, बिना किसी चुनौती के, बिना किसी चेतावनी के 1000 रॉकेट जब इजराइल के लोग सो रहे थे सुबह 4 बजे इजराइल के शहरों पर गिरा दिए, जिसमें करीब 800 निरीह बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। इतने पर ही हमास का मन नहीं भरा, उन लोगों ने सीमा रेखा तोड़कर अंदर घुसे और जहां तहां जो मिला उसको कत्लेआम किया। लड़कियों की इज्जतें लूटी, नंगी करके उनको हत्या कर दिया गया। नंगे बदन के साथ भी उन्होंने अट्टहास किया, खिलवाड़ किया और मर जाने के बाद लाशों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह का दैत्य वाला कृत्य करके हमास पूरी दुनिया में निंदा का विषय बन गया मित्रों। अब इजराइल इतना गुस्सा में है और इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मित्रों वहां की जनता है। वहां के सारे नेता एक हो गए। वहां एक संयुक्त ज्वाइंट गवर्नमेंट बना दी गई 8 अक्टूबर को, जिसमें
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ विपक्ष के सारे नेता सरकार चलाने लगे। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा मित्रों कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी सैनिक वर्दी में मोर्चा पर चले गए संभालने युद्ध को। ऐसा बिरले देशों में होता है। इजराइल का हर एक नागरिक, उसको अनिवार्य है कि उसको सैन्य की ट्रेनिंग लेनी होगी, सेना की, और सेना में सर्विस देनी होगी 2 सालों तक, अनिवार्य है, तभी वो कहीं और नौकरी कर सकता है। दुनिया भर में रह रहे इजराइल के लोग अपने इजराइल लौटना चाह रहे हैं, आ रहे हैं जल्दी जल्दी कि हम भी युद्ध में भाग लेंगे। आप सोच कर देखो कि किसी भी देश में जब युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ के निवासी दुबक जाते हैं, कहीं बाहर हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, हम बच गए, हम बाहर हैं। लेकिन इजराइल का जितना भी करीब 3 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं इजराइल के, वो सभी अपने इजराइल लौट रहे हैं जल्दी। जैसे भी टिकट मिल रहा है वो लोग इजराइल के लिए वापस आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है मित्रों। वो बहादुर की तरह आ रहे हैं और अपने देश के लिए जान देने के लिए न्यौछावर हैं। और यही ताकत है इजराइल की। इजराइल के पास सेना की कोई कमी नहीं, इजराइल के पास संसाधन की कमी इसलिए नहीं कि दुनिया का घोषित दादा अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ खड़ा है। कई मुस्लिम देशों के प्रतिकार के बावजूद भी अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। अपने जहाजी बेड़े उसने इजराइल के समर्थन में समुद्र में उतार दिए और सारे मिलकर हमास को खत्म करने पर तुले हुए हैं। देखना होगा, इस युद्ध पर नजर बनाए रखेंगे। आपको पल पल अपडेट करूंगा, वादा करता हूं। बने रहिएगा मेरे साथ मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। इजराइल और फिलिस्तीन का जो भी विवाद हो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमास ने जो किया है इजराइल में, शुरुआत हमास ने ही की है इस कत्लेआम की। और आज अगर हमास के लोगों पर गाजा पट्टी पर कहर बरस रहा है तो इसका जिम्मेवार भी हमास ही है मेरी नज़रों में। आपकी राय जुदा हो सकती है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी राय से। हर इंसान स्वतंत्र है अपने विश्लेषण के लिए। मेरा विश्लेषण यही है कि हमास ने गलती की है तो हमास भुगत रहा है। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय and good night.